जेई मेंस का सवाल है, देखो टू लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज 4i, तो एक का भाई साहब i1 अगर हम देखेंगे इट इज 4i, और i2 अगर हम देखेंगे कितना है 9i है, ठीक है, इतना दिया हुआ है आपको। टू लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज 4i एंड 9i इंटरफेयर ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, एक स्क्रीन में ये इंटरफेयर कर रहे हैं। द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज बीम्स ऑन द स्क्रीन एट अ पॉइंट ए, तो पॉइंट ए में फेज डिफरेंस कितना है भाई साहब 0, एंड एट अ पॉइंट बी द फेज डिफरेंस इज 5, ठीक है। द डिफरेंस इन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट पॉइंट ए एंड बी विल बी, कितना हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटीज में डिफरेंस, ठीक है। मतलब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज में डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा, क्या निकालना है बेसिकली, द डिफरेंस ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज एट द पॉइंट ए एंड बी विल बी, हाँ नहीं आई मैक्स आई नहीं, आई मैक्स आई मिनिमम पे मत जाइए। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, अरे भाई साहब यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमने नहीं पढ़ा है, आई, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ क्या होगा, cos फाइव, है ना, किसी भी पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी ये होती है ना। तो अभी हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, पॉइंट ए की, तो आई ए की वैल्यू, बहुत सिंपल सा सवाल है बस, कोई हाई फंडू सवाल नहीं है, ये आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है, आई वन प्लस आई टू, आई वन की वैल्यू कितनी है 4i, आई टू की वैल्यू कितनी है 9i, ठीक है, प्लस टू, 4i का अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्चुअली में फोर का हो जाएगा 2, और 9 का हो जाएगा 3, और ये i इंटू आई का हो जाएगा i, क्या ये समझ में आ रहा है, 4i और 9i का आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर अंडर रूट मतलब i, नहीं समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है, सो दिस विल बी i, और cos फाइव बताओ यहाँ पे कितना है 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 4i प्लस 9i, 2 टू 4, 4 प्लस 3 12i, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 9 25i हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आई ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी हम आते हैं आई बी पे, आई बी का वैल्यू कितना हो जाएगा दोनों, वही सेम चीज, आई वन प्लस आई टू दैट इज 4i प्लस 9i माइनस 2 अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस ऑफ 5, तो ये हो गया आपका 13i माइनस 2, आई वन आई टू, आई वन आई टू भाई साहब कितना हो जाएगा यहाँ पे, बोलिए 2 और 3, तो ये हो गया आपका वही 12i, 12i वही आ जाएगा ना भाई साहब, 2i1 i2 जो यहाँ पे आया था वही आएगा, cos फाइव की जगह पे अब आ जाएगा cos 180, तो यहाँ पे प्लस था, ये cos 180 मतलब हो गया आपका -1, cos 180, ये cos फाइव की जगह पे अगर हम पाई लिखते हैं, ठीक है, तो दिस विल बी माइनस, सो दिस विल बी कितना भाई साहब आई, ठीक है, तो आई बी की वैल्यू आ गई आई, आई ए की वैल्यू आ गई 25i, आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज, द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट इंटेंसिटीज, मतलब आपसे पूछा यहाँ पे आई ए माइनस आई बी की वैल्यू कितनी होगी, तो दैट विल बी 25i माइनस आई, दैट्स गोइंग टू बी 24i, सिंपल सा सवाल है भाई, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, यहाँ पे हो जाएगा आपका 24i, दिस विल बी 24i, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर, ठीक है, दो एंगल्स दिए हुए हैं, रिजल्टेंट इंटेंसिटीज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक में आपका आई ए आ गया, एक में आपका आई बी आ गया, फाइव की वैल्यू एक में 0 है, दूसरे में 180 है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 180 की वैल्यू होती है -1, अकॉर्डिंगली यू विल गेट टू वैल्यूज, सब्ट्रैक्ट द टू वैल्यूज एंड यू विल गेट 24i, सिंपल सा सवाल है भाई साहब, ऑलरेडी जेई मेंस में आ चुका है, बट इट इज 24i, ठीक है, चलिए भाई साहब जेई मेंस का दूसरा सवाल 2022 का, टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट इंटरफेयर, कोहेरेंट सोर्सेस है मतलब भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है, मतलब आपके आई मैक्स आई मिनिमम ये सारी चीजें एप्लीकेबल होगी, द इंटेंसिटी रेशियो ऑफ टू सोर्सेस इज 1:4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल दिस बी, इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब I1/I2 इज इक्वल टू 1/4, क्या ये समझ में आ रहा है, I1/I2 इज 1/4, for this interference pattern if the value of I max plus I minimum, I max minus I minimum is equal to this, then alpha by beta कितना हो जाएगा, ट्राई कीजिए, 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए सवाल, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक,
देखो I1/I2 कितना है, 1/4 है। इसको अपन 1/4 को ऐसा मान ले, I1/I2 है 1/4, तो I1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 4I2 लिख सकते हैं। ठीक है, I max की वैल्यू क्या होती है, I max अपॉन I minimum अगर मैंने किया तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 अंडर रूट, है ना, I1 प्लस I2 अंडर रूट का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का भाई साहब स्क्वायर। समझ में आता हूँ? ठीक है, ओके। यहाँ पे भाई साहब I1 प्लस I, तो यहाँ पे I1 की जगह पे हमने I1 लिखा नहीं, I1 की जगह पे अपन लिख सकते हैं 4I2 प्लस ये हो गया आपका अंडर रूट I2, अंडर रूट 4I2 और ये हो गया आपका अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अंडर रूट 4I2 माइनस अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 2 अंडर रूट I2 प्लस I2 अपॉन 2 अंडर रूट I2 माइनस I2 इसका हो गया स्क्वायर, इसका हो गया स्क्वायर। 2 प्लस 1 3 अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I2 अंडर रूट I2 इसका स्क्वायर। ये हो गया 9I2 अपॉन I2, ये कैंसिल कैंसिल कितना आ गया भाई साहब आपका 9:1। आई मैक्स बाई आई मिनिमम आपका कितना आ गया 9:1। ठीक है, अभी आपको करना क्या है भाई साहब, यहाँ पे आई मैक्स तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा लो भाई साहब, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1 9 माइनस 1, है ना। इन दोनों को कंपेयर करो भाई साहब। ठीक है, तो ये हो गया कितना आपका 8/, सॉरी 10/8, है ना, 10/8। ओके, सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब 2 5 10 2 4 8 5/4, है ना। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम की वैल्यू क्या दी हुई है 2 अल्फा प्लस 1 और ये हो गया भाई साहब बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा देखो 8 अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 बीटा प्लस 15। ठीक है, तो भाई साहब यहाँ पे अल्फा बाई बीटा पूछा है ना, अल्फा बाई बीटा का रेशियो पूछा, कैसे निकालेंगे भाई साहब बताइए। बोलो कैसे निकालेंगे, अल्फा बाई बीटा का रेशियो कैसे निकालेंगे, कहीं तो अटकेंगे ना आप, यही मेंस का सवाल है भाई साहब। तो ये मत अपनाइए, ठीक है। इसको देखिए रेशियो को ध्यान से, ये 5/4 है। ठीक है, किस वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे 5 मिल जाएगा अल्फा की 2, अल्फा की वैल्यू अगर आप 2 डालोगे तो 5 मिल जाएगा, और किस वैल्यू ऑफ बीटा के लिए आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा 1, बीटा की वैल्यू हो गई 1, तो अल्फा बाई बीटा की वैल्यू हो गई भाई साहब 2/1। ठीक है, तो 2/1 मतलब 2, तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट इन दिस वे, तो आप यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज डाल दीजिए, रेशियो को देखकर यू विल गेट टू नो। क्लियर है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके, रेशियो इज 2। चलिए भाई साहब जेई मेंस का सवाल 2022 फटाफट, interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity 4:1 and the ratio I max plus I minimum upon I max minus I minimum is 5/x, then the value of x will be equal to, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक। डन डन, the interference pattern obtained, तो I max plus I minimum is, यहाँ पे आपका I max plus I minimum, I max minus I minimum is 5/x। the interference pattern is obtained with two coherent light sources of intensity, तो आपका भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हैं अपन I1/I2 is equal to 4:1, ये दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4I2। मेकिंग सेंस पीपल, हम आर वी मेकिंग सेंस। I1 की वैल्यू हो गई भाई साहब 4I2। ओके, तो I मैक्स और I मिनिमम इसकी वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे I1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 4I2। तो अंडर रूट 4I2 मतलब कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट I2, है ना भाई। अगर अंडर रूट I1 लिखना है तो अंडर रूट 4I2 करना है, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट I2। तो 2 अंडर रूट I2 प्लस अंडर रूट I2 इसका हो गया भाई साहब स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 2 अंडर रूट I1, 2 अंडर रूट I1 माइनस सॉरी I2, 2 अंडर रूट I2 माइनस अंडर रूट I2 इसका भाई साहब स्क्वायर। ठीक है, तो 2 प्लस 1 हो गया आपका 3, 3 अंडर रूट I2 का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I2 का स्क्वायर। ये हो गया 3, 3 हो गया भाई साहब आपका 9, या I2 भाई साहब कट जाएगा 9:1 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो I मैक्स बाई I मिनिमम आपका कितना आ गया भाई साहब 9:1। I मैक्स प्लस I मिनिमम अगर हम करते हैं यहाँ पे I मैक्स प्लस I मिनिमम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो से I मैक्स माइनस I मिनिमम, दिस विल बी इक्वल टू 9 प्लस 1, 9 माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 5/x। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 10/8, 10/8 इज इक्वल टू 5/x। समझ में आ रहा है भाई साहब 5/x, 2 5 10, 2 4 8, कंपेयर करके बता सकते हैं आप x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 4। ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल हम? ओके ओके ओके, बाप रे इतने सारे में आए, चलिए फटाफट करना है भाई साहब। टू आइडेंटिकल वेव्स प्रोपोगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा आफ्टर दे सुपरपोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टिंग वेव विल बी प्रोपोर्शनल टू। चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक, MSCT देखो टू आइडेंटिकल लाइट वेव्स है तो इनकी इंटेंसिटी सेम होगी। ठीक है, तो एक का इंटेंसिटी भाई साहब अगर आई है तो दूसरे का इंटेंसिटी भी भाई साहब क्या हो जाएगा आई। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है पाई का, डेल्टा का है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भाई साहब रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी और आई प्लस आई, ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई इंटू कॉस ऑफ डेल्टा, ऐसा लिख सकते कि नहीं। ठीक है, तो दिस विल बी हाउ मच 2i प्लस ये कितना हो जाएगा आई अंडर रूट आई इंटू अंडर रूट आई, आई हो जाएगा 2i कॉस ऑफ डेल्टा, 2i को कॉमन निकालो 1 प्लस कॉस डेल्टा। ठीक है, ये आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, दिस इज बेसिकली रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, ओके, तो ये तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि तो आपका किसके साथ प्रोपोर्शनलिटी होगी अभी देखो यहाँ पे कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हो गया 1 प्लस cos डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 cos स्क्वायर डेल्टा बाई 2। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं I रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2i into 2 cos square delta by 2। तो I resultant will be equal to 4i cos square delta by 2। अभी इसमें 4 कांस्टेंट I कांस्टेंट, तो ये आपका प्रोपोर्शनलिटी होता है।
तो I will be directly proportional to cos square delta by 2. directly proportional to cos square delta by 2. यार बहुत हंसी आ रही है तुमको, हैं? cos square delta by 2. Are we clear on this one, people? ठीक है, चलिए भाई साहब फटाफट फटाफट. Two coherent monochromatic light beams of intensities 1:4 are superimposed. The ratio of maximum and minimum intensities in the resulting beam will be. तुम्हारी ये जल्दी कभी डूबेगी आपको लेकर. Two coherent monochromatic light beams of intensities 1:4. यहाँ पे भाई साहब आपका I1 और I2 is equal to 1:4. The ratio of the maximum and minimum intensities. तो आपका I max is to I minimum. ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब? I1 प्लस I2, ठीक है, अंडर रूट में इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का स्क्वायर. तो यहाँ पे हो गया आपका I1 का वैल्यू इस और अदर I2 की वैल्यू है 4I1. तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं अंडर रूट I2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट I1. ठीक है, तो दिस कैन विल बी अंडर रूट I1 प्लस I2 की जगह पे लिख सकते हैं अपन 2 अंडर रूट I1 इसका स्क्वायर अपॉन यहाँ पे अंडर रूट I1 माइनस 2 अंडर रूट I1. So that will be equal to 3 under root I1 का square upon minus under root I1 का square. This is going to be 9 I1 upon I1. So that is going to be 9:1. ठीक है, clear है? So the resulting intensities will be having a ratio of 9:1. clear है? ओके, सो अभी तक हमने देखो हाइगेन्स प्रिंसिपल देख लिया है. व्हाट इज बेसिकली हाइगेन्स प्रिंसिपल, फिर कैसे वेव्स सुपरपोज करते हैं एक दूसरे से. अगर सुपरपोज कर रहे हैं तो उनका जो वेव इक्वेशन होगा दैट विल बेसिकली बी अ वेक्टर सम. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या सिनेरियो है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? जल्दी जल्दी बोलना है भाई साहब. 2n पाई. इतना सोचेंगे तो भाई साहब डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? n लैम्डा. ठीक है, ये हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भाई साहब क्या हो जाएगा? द फेज डिफरेंस विल बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2. हाँ जी इरशाद, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? तो ओके, तो आपका पाथ डिफरेंस के साथ आपका फेज डिफरेंस का क्या रिलेशनशिप है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, फटाफट बताना है भाई साहब, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज पाथ डिफरेंस. ठीक है, आपका जो ये फेज डिफरेंस होगा दिस विल ऑलवेज बी 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स. इस चीज को अगर आप जानते हैं और ये वाले को अगर आप जानते हैं तो एक्चुअली आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, ओके, सो वी हैव सीन व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ अ वेव. काफी सारे सवाल हमने किए भाई साहब कंपटीशन लेवल पे जो अभी तक आ चुके हैं इंटेंसिटी ऑफ अ वेव पे. और डॉपलर इफेक्ट, वी हैव सीन द डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्ट में जो मेन आपका था वो था आपका रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट. ठीक है, तो जब कोई सोर्स जो है क्लोज आ रहा है तो उसके वेवलेंथ बेसिकली रिड्यूस होते हैं और कोई सोर्स जब दूर जा रहा है तो उसके वेवलेंथ इंक्रीज होते हैं. तो वेवलेंथ अगर इंक्रीज होते हैं तो बेसिकली आपका रेड शिफ्ट होता है. वेवलेंथ अगर डिक्रीज होता है तो वो ब्लू शिफ्ट हो जाए. ठीक है, सो दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न? पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब. इसमें इससे अपने को कोई लेना देना नहीं है. दिस इज व्हाट हमारे सवाल जो है इस पे बेस्ड रहेंगे. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड. ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भाई साहब? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये हो जाएगा, आई नेट की वैल्यू ये हो जाएगी. ठीक है, तो दिस के लिए आपका ये अगर दोनों भी बराबर हो गए तो अभी अभी जैसे हमने सवाल किया आई नेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर पाई बाय 2. ओके, दीज आर थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी डन. तो आपका देखो यहाँ पे आई मैक्स, अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो cos फाई की वैल्यू हो गई 1. अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो cos फाई की वैल्यू हो जाएगी -1, वेयर फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. ठीक है, तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आपका पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? n लैम्डा. ठीक है, और फेज डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी भाई साहब?
जीरो मतलब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका 2n पाई। अभी ये n कुछ भी हो सकता है, n इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बस अभी इसको कर लीजिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई की वैल्यू हो गई -1, तो आपकी फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 2n+1 इंटू पाई, मतलब एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पाई मींस 180 डिग्रीज यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो 2n+1 है ये आपका n मतलब n इज इक्वल टू 0 हो सकता है, +-1 +-2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो पाथ डिफरेंस भाई साहब आपका क्या हो जाएगा 2n+1 λ/2, फेज डिफरेंस ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, डॉपलर इफेक्ट हमने देखा भाई साहब, तो डॉपलर इफेक्ट इज बेसिकली द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ अ मूविंग सोर्स ऑफ लाइट। रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है अभी भाई साहब, आपका ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर सकता है या सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर सकता है, या दोनों भी एक दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं, या दोनों एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं। और डॉपलर इफेक्ट इज प्रोड्यूस, और डॉपलर इफेक्ट हम जनरली लाइट में उतने सिग्निफिकेंटली नोटिस नहीं कर पाते हैं जितने सिग्निफिकेंटली हम साउंड में नोटिस कर पाते हैं। इसीलिए डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट आपके सीबीएसई से रिलेटेड है, लेकिन साउंड वाला डॉपलर इफेक्ट, लाइट वाला नहीं, ठीक है। तो इसलिए डॉपलर इफेक्ट को समझने के लिए हमको साउंड का हेल्प लेना पड़ता है। वी आर नॉट स्टडिंग साउंड आउट हियर, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट जो साउंड का है वो हमने फील किया है। कोई अप्रोचिंग गाड़ी या ट्रेन, अगर हम एक जगह पे खड़े हैं तो हमको वो फ्रीक्वेंसी में चेंज सुनाई देता है, ठीक है। So there is basically the apparent change in frequency of the wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer is called the Doppler effect. तो relative motion हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं या तो घट रही हैं, ठीक है। अगर भाई साहब आपका ब्लू शिफ्ट है, मतलब यहाँ पे देखो डेल्टा एफ बाई एफ, ये होगा क्या, ये आपका बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का इक्वेशन है। डेल्टा एफ बाई एफ मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ माइनस में ये आपका रेडिकल है, ठीक है, वी रेडिकल अपॉन सी, ठीक है। तो वी रेडियल मतलब आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर, ये आपका रिलेटिव, ठीक है। वी रेडियल इज पॉजिटिव व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ठीक है। वी रेडियल इज नेगेटिव व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है। तो आपका भाई साहब अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो ब्लू शिफ्ट, और ये भाई साहब हो जाएगा रेड शिफ्ट, ठीक है। इसी बात पे देखो यहाँ पे एक सवाल है जो हमने कब किया था, जानवर, okay, so what speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium light of this is absorbed at this, ये कल सवाल हमने किया था देखो। अभी हमने जो ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। हाँ, क्या कहानी है भाई साहब, कहां तक पहुंची, डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। वी रेडियल मतलब आपका देखो वेलोसिटी है, आपका वेलोसिटी जो इन दोनों के बीच में है, रिलेटिव वेलोसिटी है बेसिकली, ठीक है। तो वी रेडियल इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। देखो सोर्स या तो आपके ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर सकता है, या ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव कर सकता है, या दोनों एक दूसरे के दूर मूव कर सकते हैं, लेकिन रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, बेसिकली देयर इज अ रिलेटिव मोशन दैट इज हैपनिंग, ठीक है। तो वी रेडियल इज पॉजिटिव व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वी रेडियल इज नेगेटिव व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ठीक है, क्लियर है। तो what speed should a galaxy move with respect to us so that the sodium light at this is equal to this? तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 0.6 बाय डॉपलर इफेक्ट डेल्टा एफ बाई एफ, ये हो गया माइनस डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा,
ठीक है। v रेडियल मतलब आपका क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। सो एज अ सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो v रेडियल इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, आपका इक्के दुक्के सवाल आ जाते हैं इसमें। v रेडियल आपका पॉजिटिव कब होगा, व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा होगा। और ये कौन से में होगा, किस टाइप का शिफ्ट होगा ये, और अगर आपका दोनों भी पास आ रहे होंगे तो ये आपका ब्लू शिफ्ट होगा, नेगेटिव, व्हेन द सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ये दोनों नोट नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एज सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, सो वी रेडियल इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आ जाएगा 306 किलोमीटर पर सेकेंड। छोटे मोटे मतलब सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल कम टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विच इज बेसिकली YDSE। ठीक है, ओके। यहाँ पे हमने इंटेंसिटी को समझ लिया है, एम्पलीट्यूड को समझा है, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको भी समझा है। ठीक है, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यही सारी चीजें जो है तो इसमें एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, कलेक्टिवली यही सारी चीजें जो है तो एप्लीकेबल होंगी इसमें। ओके, तो आपके डॉपलर सॉरी अपना YDSE में थॉमस यंग established the principle of interference of light. He was the first person who actually talked about interference and hence he was the first person to have propagated the wave theory of light. ठीक है, यहां से आपका वेव थ्योरी चालू होता है, लेकिन इंटरफेरेंस का पैटर्न हम तभी समझ सकते हैं जब कुछ क्राइटेरियाज को मीट करें। ठीक है, सो ऐसे ही कोई भी दो लाइट सोर्सेज में आपको इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज दैट हैव टू बी मेट, सो वी विल टॉक अबाउट द क्राइटेरियाज फर्स्ट। So obeying a rectilinear propagation of light, it was expected that when light from a monochromatic light source, monochromatic light source मतलब क्या होता है, जो सिंगल वेवलेंथ वाला हो, रेड हो, वायलेट हो, इंडिगो हो, प्योर में से कोई एक वेवलेंथ को आपने चुन लिया तो वो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये जो लेजर लाइट आप मारते हैं एक दूसरे के मुंह पे, ठीक है, वो बेसिकली एक मोनोक्रोमैटिक सोर्स है। ठीक है, so it was expected that when light from monochromatic light source, that is sodium light, passes through two narrow vertical slits, ठीक है, अगर दो narrow vertical slits से हम इसको पास करवाते हैं, it will produce two bright spots on the screen, तो दो bright spots प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, this observation is perfectly fine if the width of the slits is large। अगर बहुत large slits आपने ले लिए तो आपको परफेक्टली दो स्पॉट्स दिखेंगे। ठीक है, अगर ये बहुत लार्ज स्लिट्स हैं, ठीक है, जिनका भाई साहब डायमेंशन काफी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो स्लिट्स का दो रे ऑफ लाइट दिखेगा, विच इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम तब चालू होती है जब इन स्लिट्स को हम बहुत नैरो कर देते हैं, तब हमको बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न दिखने लगता है। ठीक है,
till the time the slits are of a considerable dimension, you will see that there are only two slits which are formed. So this is in absolute accordance with the rectilinear propagation of light. स्ट्रेट लाइन में जो लाइट की ट्रैवलिंग होती है उसके साथ ही है ये, ठीक है। तो जो पहले हमने रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से ये है, ठीक है। लेकिन अगर हम इन स्लिट्स के विड्थ को बहुत कम कर देते हैं देन वी विल नॉट ऑब्जर्व दिस पैटर्न, ठीक है। तो हमारे पैटर्न में आपका चेंज आएगा। But practically we have seen that alternate bright and dark spots on the screen, we can't explain this using rectilinear propagation of light. तो आपको भाई साहब ऐसे फ्रिंजेस का पैटर्न दिखेगा, सिर्फ दो स्पॉट नहीं दिखेंगे, अभी आपको एक पैटर्न दिखेगा, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसे फ्रिंजेस के पैटर्न दिखेंगे, ठीक है। So using rectilinear propagation of light, only this can be explained with the help of wave theory of light. इसको हम वेव थियरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही आपने भाई साहब स्लिट का विड्थ है वो कम कर दिया तो आपको ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न्स में लाइट का दिखेगा, ठीक है। ओके, सो मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स से टू ऑब्जर्व प्रॉपर फ्रिंज पैटर्न ऑन द स्क्रीन द नेसेसरी कंडीशंस, अभी हम उन कंडीशंस की बात करेंगे जो नेसेसरी है इन ऑर्डर टू मेक दीज ऑब्जर्वेशंस और इन ऑर्डर टू अराइव एट अ कंक्लूजन ऑफ वेव ऑप्टिक्स बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या था, द लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। यहाँ पे जो लाइट सोर्स आप यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमैटिक होना चाहिए, मतलब किसी एक सिंगल वेवलेंथ का, ठीक है। If white light is used, the fringe pattern except the central fringe will be a mixture of all 7 colors. तो आपको काफी सारा कंफ्यूजन दिखेगा इसमें, आपको सतरंगी कलर्स दिखेंगे इसमें। जैसे अगर आप पानी में एक ड्रॉप तेल डाल देते हैं तो आपको देखो वो सतरंगी कलर्स दिखते हैं, वैसा पैटर्न दिखेगा आपको। तो आपको क्लियर कट फ्रिंज नहीं दिखेंगे, वो भी आपका इंटरफेरेंस का ही पैटर्न है। दैट इज ऑल्सो अ थिन फिल्म इंटरफेरेंस, वो हम बाद में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे आप इसको समझिए कि अगर आपको प्रॉपर इस तरीके का पैटर्न चाहिए तो मोनोक्रोमैटिक लाइट चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फ्रिंजेस नहीं बनेंगे इन केस ऑफ व्हाइट लाइट, बट इट विल बी अ वेरी कंफ्यूज पैटर्न इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू, ठीक है। So if white light is used, the fringe pattern except the central fringe will be a mixture of all 7 colors. Sources S1 and S2 should be coherent. Coherent sources कौन कौन से होते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम और वेवलेंथ तो सेम होगा क्योंकि मोनोक्रोमैटिक है, और फेज फेज डिफरेंस नहीं, नो फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस अगर रहा भी तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। द फेज डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट, फेज डिफरेंस अगर रहेगा भी तो वो आपका कांस्टेंट होगा, दिस विल बी कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करेगा, ठीक है। देयर आर एंड दिस इज पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ सिंगल लाइट सोर्स। अगर दो लाइट सोर्स आपने अलग अलग ले लिए दे कैन नेवर बी कोहेरेंट नो मैटर हाउ सिमिलर दे कॉन्फ़िगरेशंस आर। उनकी इंटेंसिटी बराबर रहने दो, उनका वैसा वोल्टेज बराबर रहने दो, वोल्टेज बराबर रहने दो, कुछ भी रहने दो, बट यू विल नेवर बी एबल टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। ओके, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। अगर इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं तो ये कभी भी भाई साहब कोहेरेंट नहीं हो सकते। thus using two narrow slits a single source is divided, तो हमने एक सिंगल सोर्स को ही यूज करते हुए दो नैरो स्लिट से इंटरफेरेंस पैटर्न को यहाँ पे प्रोड्यूस किया हुआ है। using two narrow slits a single source is divided into two coherent sources having same frequency and wavelength as that of the primary source. This is possible because every point on the wavefront acts as a new source and that's why slits behave as a new source. ये स्लिट्स हैं ये एक नए सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। सोर्सेस S1 एंड S2 शुड बी कोहेरेंट इन YDSC, ठीक है। आपके भाई साहब ये कोहेरेंट होना जरूरी है, आपको पैटर्न वरना मिलेगा ही नहीं, आपका एक्सपेरिमेंट का सेटअप ही जो है वही बेकार हो जाएगा, ठीक है। कंडीशंस फॉर लाइट वेव्स टू बी कोहेरेंट, कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, एंड सेम वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी देखिए वैसे भी वेवलेंथ तो सेम होगा ही क्योंकि मोनोक्रोमैटिक सोर्स है, और यहाँ पे वेवलेंथ सेम एंड फ्रीक्वेंसी and there should be a constant phase difference. This is basically condition for the sources to be coherent, ठीक है। other necessary conditions for which proper fringe width अगर आपका ऑब्जर्व करना है तो ये है कि distance between the slits is lesser than the distance between the slits and the screen। तो ये जो distance between the slits है, ये जो D है, ये वाला जो distance है ये इससे लेस होना चाहिए, काफी लेस होना चाहिए, ठीक है। the distance between the slits has to be lesser than the distance between the slits and the screen, ठीक है। ये जो कैपिटल डी वाला डिस्टेंस है ये इससे काफी लेस होना चाहिए, ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वेवलेंथ आपका नैनोमीटर्स में होता है, बहुत ही कम, ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेट जितना आप स्लिट विड्थ को जितना कम करेंगे उतना आपको प्रॉपर फ्रिंज पैटर्न दिखेगा। ये भाई साहब दिस स्लिट विड्थ हैज टू बी एज लेस एज पॉसिबल, मतलब
आपका जो यहाँ पे वेवलेंथ है ऑफ द मोनोक्रोमेटिक, अभी देखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे होगे तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा, कोई भी वेवलेंथ आपने चुना होगा, ठीक है। इसमें जो इसका साइज है वेवलेंथ का, ये अप्रोक्सीमेटली शुड बी नियरली इक्वल टू द स्लिट विड्थ, स्लिट का जो डायमेंशन है उसके रेडियस के बराबर ये होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो इतना जितना कम आप लेंगे उतना अच्छा है, ठीक है, क्लियर है। सो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, ये आपके कंडीशंस हैं, ये YDAC के कंडीशंस हैं, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द पाथ डिफरेंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज कांस्टेंट। क्यों पाथ डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा भाई साहब? पाथ डिफरेंस क्यों कांस्टेंट रहेगा? वेरी गुड, फेज डिफरेंस आपका कांस्टेंट रहेगा। आपने देखा हुआ है भाई साहब, फेज डिफरेंस क्या होता है? फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अभी अगर आप बोल रहे हो कि ये कांस्टेंट है तो इसमें तो ये वाला फैक्टर कांस्टेंट ही है ना, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, और लैम्डा तो आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का यूज कर रहे हैं, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। बचा ये, तो क्योंकि ये वाला आपका कांस्टेंट हो गया तो ये वाला भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि आपका भाई साहब यहाँ पे आपने मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को यूज किया है और एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, कोहेरेंट सोर्स है, तो इसीलिए आपका पाथ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज कांस्टेंट। किसी भी पॉइंट में आप ले लो इस स्क्रीन पे, देखो ऐसे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं स्क्रीन में, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऐसे प्रोड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। एट एनी पॉइंट इफ यू टेक द पाथ डिफरेंस इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। मतलब क्या है, यहां से पाथ डिफरेंस मतलब समझो क्या है, ठीक है। यहां से S1 से P का पाथ और S2 से P का पाथ, एक कोई पॉइंट ले लिया आपने P, ठीक है। अभी S1 से रे क्या बोलेंगे, वेव ट्रैवल कर रहा है P तक, तो ये हो गया S1P, इसका पाथ, इसका इसका, और S2 से ये P तक ट्रैवल कर रहा है तो ये पाथ हो गया आपका S2P। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई, जो भी बड़ा है S2P माइनस S1P, ये आपका पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस कोई भी पॉइंट पे आप लोगे, कोई भी पॉइंट पे ये सेम ही रहेगा, इसका वैल्यू आपको सेम मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका पाथ डिफरेंस इससे, देखो इसको अगर आप करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, पाई इंटू लैम्डा बाई 2 पाई, है कि नहीं? फिर ये अगर आपका कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है ही लैम्डा, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट आपने यूज किया है, वेवलेंथ तो चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। वेवलेंथ क्यों नहीं चेंज होने वाली भाई? हाँ, नहीं, और क्या रीजन, वेवलेंथ कब चेंज होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, क्या ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे? नहीं, तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वेवलेंथ इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट, और 2 पाई तो अपने आप में कांस्टेंट है ही। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर आपका फाई नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस है, कोहेरेंट सोर्सेज के लिए आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, और इसीलिए दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है। तो आप किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे लेंगे तो जो आपके वेव्स है उनके बीच में जो पाथ डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू रिमेन एज कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट पी बट एनी पॉइंट दैट यू आर टेकिंग ऑन दिस स्क्रीन, दिस वेव, दैट पॉइंट एंड द पाथ डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। ओके, सो एट सेंटर सी, समझ लो हमने सेंटर सी में ले लिया, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बोलो? S1P माइनस S2P कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा, ठीक है। एट सेंटर सी S1C इज इक्वल टू S2C, दस पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग फ्रॉम द स्लिट्स इज जीरो। यहाँ पे पाथ डिफरेंस आपका भाई साहब हो जाएगा जीरो, ठीक है। सो देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट द सेंटर एंड इज कॉल्ड सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ है, आ रही है तुमको, तो आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस है वो कब होता है, जब आपका फेज डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो, मतलब फेज डिफरेंस इज जीरो, और ये आपने पढ़ा हुआ है राइट। तो फेज डिफरेंस जीरो मतलब आपका क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो पाथ डिफरेंस क्या है दोनों का, अरे भाई यहाँ पे देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बन रहे हैं कि नहीं, ये दोनों ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, कौन सा, S1OC और S2OC, यू डोंट नीड टू प्रूव दिस इन फिजिक्स बट ऑब्वियसली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है तो S1C और S2C वैसा बराबर, मतलब पाथ डिफरेंस आपका हो गया जीरो, मतलब फेज डिफरेंस भी आपका हो गया जीरो। और जहां पे भी आपका फेज डिफरेंस जीरो होता है तो cos पाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, मतलब वहां पे क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों, क्योंकि आपके इंटेंसिटीज ऐड हो जाएंगे, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। आई की वैल्यू क्या होती है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1
I2 cos phi, अगर ये भाई साहब cos phi की वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये हो जाएगा कब आपका I max मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो मोनोक्रोमैटिक कोहेरेंट में आपको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे मिल जाएगा। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपका फेज डिफरेंस यहाँ पे 0 है, पाथ डिफरेंस भी आपका भाई साहब 0 है, ठीक है। एट एनी पॉइंट P, अभी हम पॉइंट P पे आते हैं, लेट्स से वी टेक अ पॉइंट P, ठीक है, ओके। तो पाथ डिफरेंस भाई साहब कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, दिस वेव हैज traveled a distance of S2P and this wave from S1 has traveled a distance of S1P, so what will be the path difference, S2P minus S1P, are we clear, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है। तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब S1P, जिसको हम S2R भी लिख सकते हैं। एक चीज जो आपको समझनी है यहाँ पे वो ये है कि आप कोई भी रे ले ले, ये वाला थीटा ही होगा, कोई भी पॉइंट ले लो, बहुत कम है ये डिस्टेंस, तो लेट्स से ये वाला एंगल जो बन रहा है पी के साथ हॉरिजॉन्टल का, ये भी थीटा होगा, ये भी भाई साहब आपका थीटा होगा। जनरली हमने क्या मान रखा है कि ये सब पैरेलल रेज है जनरली, ठीक है। तो आपका ये वाला भी थीटा होगा, ये वाला भी थीटा होगा, ओके। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, S1 S2 R, S1 S2 और ये R, इस वाले ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखो पाथ डिफरेंस तुम्हारा क्या है, अगर मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो तुम बोल सकते हो कि भाई साहब ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला सेम हो जाएगा, तो ये वाला जो एक्स्ट्रा बचा डिस्टेंस, ये डेल्टा एक्स बेसिकली एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। क्या ये मामला समझ में आ रहा है, देखो भाई साहब समझो, ये S1P है, ये S2P है, S1 से तुमने इस पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, ये जो तुम्हारा S2R बन रहा है यही तो है तुम्हारा भाई साहब पाथ डिफरेंस। इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो ये तो आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है, परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस कौन सा S1P और ये आपका S1P है, और ये भाई साहब है आपका RP, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। इसीलिए ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है यही आपका पाथ डिफरेंस होगा, कौन से रेज में, S2P और S1P में। तो S2P माइनस S1P इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, ओके। अगर हम इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला आपका एंगल है थीटा, ध्यान से देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल आल्सो बी थीटा, ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका देखो थीटा है तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, तो आपका ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका बोलो, डेल्टा एक्स, और हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाला जो आपने मान रखा है डी है, ठीक है। सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डी। एक चीज जो आपको और समझनी है वो ये है कि जब भी थीटा एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, टैन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा, ये आपको समझना है भाई साहब, ठीक है, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू डी साइन थीटा, समझ में आ रहा है, ये x डेल्टा x, आई एम सॉरी, डेल्टा x मतलब आपका पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू डी साइन ऑफ थीटा, ठीक है, साइन ऑफ थीटा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। अभी ये डेल्टा, अभी इसको देखो ध्यान से, ठीक है, तो आपका डेल्टा x कितना हो गया, डी साइन थीटा हो गया। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल POC, ध्यान से देखो PO और C, एक चीज जो आपका अजम्पशन है यहाँ पे, ये थीटा और ये भी थीटा है, सब स्मॉल एंगल्स हैं, ठीक है, स्मॉल एंगल्स में मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए थीटा थीटा हमने इसको मान रखा है। फ्रॉम ट्राइंगल POC आपका भाई साहब tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी y बाई कैपिटल D, y बाई कैपिटल D। नाउ इफ D इज मच लेसर देन D देन थीटा इज ऑब्वियसली स्मॉल, तो हम यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, थीटा इज इक्वल टू y बाई कैपिटल डी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, tan थीटा मतलब थीटा हो गया ये, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी थीटा, साइन थीटा को उड़ा दो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इस थीटा की वैल्यू को हम यहां से ले तो डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू डी इंटू वाई बाई डी, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू द स्लिट विड्थ into y, which is what, y is basically, y क्या हो जाएगा, y will be the distance of the point that you are taking on the screen from the central bright fringe। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज वो पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम ब्राइटनेस मिलता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द मिडल ऑफ दिस डिस्टेंस d, एग्जैक्टली ऑपोजिट स्क्रीन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका dy बाई डी, तो ये y होगा आपका, ठीक है, और ये होगा भाई साहब आपका d विच इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, क्या ये डेरिवेशन समझ में आ रहा है,
इस डेरिवेशन में assumptions आपके क्या क्या हैं? sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये एक assumption हो गया। दूसरा assumption भाई साहब आपका क्या है? देखो ध्यान से देखो, क्या ये थीटा और थीटा बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, ठीक है। लेकिन जब डिस्टेंसेस बहुत स्मॉल होते हैं तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला डिस्टेंस काफी स्मॉल है एज कंपेयर टू, ये हम इसलिए ले रहे हो क्योंकि ये जो डी है ये काफी स्मॉल है कैपिटल डी से, इसीलिए ये थीटा और थीटा बराबर, ठीक है। दैट्स एन assumption, करेक्ट। सो आपका पाथ डिफरेंस भाई साहब क्या हो गया? वाई डी बाई डी। तो कभी भी दो जो रेज निकल रहे हैं या वेव्स निकल रहे हैं, रेज नहीं बोलेंगे, वेव्स निकल रहे हैं कोहेरेंट सोर्सेस से, दे विल ऑलवेज हैव अ पाथ डिफरेंस इक्वल टू वाई डी बाई डी, ठीक है। वाई इज द डिस्टेंस of the point that you are taking on the screen from the central bright fringe. D is basically the slit width, the distance between the two slits that you have taken as coherent sources, and capital D is the distance between the slits and the screen. Are we clear on this derivation? Thank you so much for your valuable time.